हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5B। 5A कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद लास्ट क्लास रहेगी दोस्तों, जिसके अंदर चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट आएगा और चैप्टर 2 का थोड़ा सा जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो आएगा। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगी और कल से जहां तक है वो लास्ट क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा और साथ ही साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होने वाली है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, कल नहीं तो परसों तो 100% आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5B। आपने अगर 5A देखा होगा तो अभी तक आपको चैप्टर नंबर 5A आसान लगा होगा, 5B भी आपको आसान लगने वाला है और फिर 5C भी आसान लगेगा। तो सर इतना बड़ा चैप्टर आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत अजीब सा है। 5A आप साइड कर देना करके, अब अपन 5B कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत आसान लगने वाला है। इसके अंदर 3 टॉपिक है दोस्तों, एक है स्ट्रेटेजिक चेंज, एक है लीडरशिप और एक इसके अंदर अपने पास रहेगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस है वो अभी तक अपन पढ़ते आए हैं, उसमें मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। बट उसके बाद आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरी चीजें समझ आएगी, याद भी होगी। तो उसमें अपने को ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अपन ज्यादा मेहनत किस में करने वाले? स्ट्रेटेजिक चेंज के अंदर और लीडरशिप के अंदर। ठीक है, तो आ जाओ, मैं आपको पहले इसका पूरा प्रोसीजर बता देता हूं। क्या प्रोसीजर है तो आपको वो स्टेप समझ आएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर कोई भी बिजनेस चालू करना है या कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो सबसे पहले आपको उसका विजन बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ उसका मिशन बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे। ये करने के बाद आप स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन पे जाओगे, स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन पे जाओगे। बट फॉर्मुलेशन दोस्तों ऐसे ही नहीं होगा। फॉर्मुलेशन के लिए आपको ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी सीधे नहीं बनाई जाती, पहले अपने एनवायरनमेंट का पूरा स्टडी किया जाता है। अब एनवायरनमेंट भी दो हो सकता है, एक इंटरनल भी हो सकता है और एक एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं। और एक बार जब फॉर्मुलेशन हो गया, इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा दोस्तों, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसके इसके ऊपर क्या लगाए जाएंगे? कंट्रोल लगाया जाएगा। इसका इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएशन लगा के इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? कंट्रोल्स लगाए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारे अभी तक था चैप्टर नंबर 1। क्या ये चैप्टर नंबर 1 में था? फॉर्मुलेशन अपन ने किया था चैप्टर नंबर 4 में, जिसके अंदर अपन ने देखा था एक्सपेंशन करना है, रिटेंचमेंट करना है, क्या करना है, वो सारी बातें। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, इंटरनल पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में और इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 पर। ये अभी तक अपन ने पढ़ा था। इसी पूरे सारे चैप्टर्स को शॉर्ट में करके अगर समझाया हुआ है तो मेरे ख्याल से वो पूरा का पूरा टॉपिक नंबर फर्स्ट बन जाता है, टॉपिक नंबर फर्स्ट बन जाता है। और इसके अंदर वापिस से सारी चीजें समझाई हुई है। तो अगर मैं कहूं विजन मिशन ऑब्जेक्टिव वापिस से समझाए हुए हैं तो ये चैप्टर नंबर 1 को शॉर्ट में समझाया हुआ है। और फिर अगर मैं कहूं इसके बाद एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस को समझाया हुआ है। एनवायरमेंटल का मतलब एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंटरनल। अगर ये समझाया हुआ है इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 एंड 3 समझाए हुए हैं। फिर इसके बाद अगर मैं कहूं फॉर्मुलेशन समझाया हुआ है तो ये चैप्टर नंबर 4 समझाया हुआ है। और फिर अगर मैं कहूं इंप्लीमेंटेशन समझाया हुआ है तो ये चैप्टर नंबर 5 है। और वापिस से इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल समझाया हुआ है तो ये भी चैप्टर नंबर 5 है। तो पांचों चैप्टर को एक शॉर्ट समरी टाइप में समझाया हुआ है वापस से। बट दिक्कत क्या है, समरी टाइप तो समझाया हुआ है बट कभी कभार इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। होता क्या है कि पार्ट है ये चैप्टर नंबर 5 का, एक तरीके से ये फॉर्मुलेशन है चैप्टर नंबर 4 का, बट इसका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से ना आकर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाली दिक्कत रहती है। तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर नंबर 1 के बारे में जो एक तरीके से समरी टाइप दिया हुआ है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, स्टेज नंबर 1 है, विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। क्योंकि आपको पता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम होता है, तो यहाँ पे ये सिर्फ क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। तो ये अपना स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 1 है, इसमें वापिस से विजन समझाया हुआ है, जिससे विजन में इसमें बताया हुआ डायरेक्शनल पाथ मिलेगा, प्रोडक्ट मार्केट और कस्टमर में क्या क्या चेंजेस लाने वो दिखेगा। फिर उसके बाद पता चलेगा ये मैनेजमेंट का एस्पिरेशन शो करेगा। तो ये सारी बातें इसके अंदर दी हुई है, छोटे छोटे वर्ड आप याद कर लेना, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिशन समझाया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, कैसे अचीव करेगा,
ओवरऑल डायरेक्शन मिलेगा, ये सारा वापस से मिशन के बारे में बताया हुआ है। फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया हुआ है। फिर ये बताएगा कि फोकस इन द एनवायरनमेंट, फर्म डिसाइड करेगा इट्स फोकस इन द एनवायरनमेंट किसके थ्रू, ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी इसमें पता चलेगा किस लेवल की आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, किस तरीके की एफिशिएंसी है, किस तरीके की इफेक्टिवनेस है, ये सब का पता चलेगा ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद। फिर बताया हुआ है पर्पस क्या है, वापस से वही आपको यार्ड स्टिक की तरह काम करेगा, वही एक मेजर की तरह काम करेगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, जैसे आपने बोला कल मैं इतना पढ़ूंगा, अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप समझोगे आप एफिशिएंट नहीं थे, तो ये क्या किया, एक यार्ड स्टिक की तरह काम किया। तो एक जनरल वर्ड्स है, इनको ज्यादा दिल पे नहीं लेना दोस्तों। ठीक है, फिर कहता है ऑब्जेक्टिव एट ऑल लेवल, सारे लेवल्स पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए, भले वो बिजनेस लेवल हो, फंक्शनल लेवल हो, कॉर्पोरेट लेवल हो, सब पे अलग अलग होने चाहिए। हर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अलग होने चाहिए, हर प्रोडक्ट लाइन के ऑब्जेक्टिव अलग होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग होने चाहिए, वर्क यूनिट के भी क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो सबके अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, तभी आप फाइनल क्या कर पाओगे, जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है, आप उसको ढंग से लगा पाओगे। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, तो बहुत ही जनरल स्टेप हो गया। बट जब स्टेप नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसके अंदर एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस आता है, इसका मतलब क्या हो गया, चैप्टर 2 एनवायरमेंटल और चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब इंटरनल एनालिसिस जब आएगा तो उसके अंदर कुछ बातें बताई हुई है। वो क्या बोलता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन आता है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट। और फिर बोलता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और अनसर्टेन है, आपको इसमें से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता लगा लेने चाहिए टाइम से एनालिसिस कर कर। तो बहुत ही जनरल बात हो गई, पूरी स्टडी मैट की लैंग्वेज है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। स्टेप नंबर 1 इज नॉट अ स्टडी मैट लैंग्वेज, बट वर्ड्स वहीं से उठाए हुए। स्टेप नंबर 2 से सारा का सारा स्टडी मैट का ही लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या है वो बता दिया, फिर बताइए डायनेमिक है और अनसर्टेन है, और फिर बता दिया इसमें से आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता लगा सकते हो। फिर इसके बाद बताता है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या होगा, इससे ये पता चलेगा, आप ये पता लगाओगे आपके पास कितने रिसोर्सेज है, कितने लोग आपको जानते हैं, कैसे आपके एम्प्लॉयज है, आपके पास क्या स्किल्स है, क्या टेक्नोलॉजी है, सब कुछ पता लगाओगे, क्योंकि अब आपको करना है अपनी खुद का इंटरनल एनालिसिस। तो इसके अंदर अपने रिसोर्सेज पता लगाओगे, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज पता लगाओगे, अपनी कैपेसिटी पता लगाओगे, मार्केटिंग के तरीके पता लगाओगे कैसे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में पता लगाओगे, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स कैसी है ये पता लगाओगे, और इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी। कुल मिला के स्वॉट एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपने एक्सटर्नल पढ़ा और यहाँ पे आपने इंटरनल पढ़ा। तो एक्सटर्नल में आपने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, और बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स पता चलते हैं। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल की, इसके अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने ये देखना है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज कैसे, स्किल्स कैसी, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स कैसी है, लोग आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका कैसा है, आपकी कैपेसिटी कैसी है, आपका मार्केट कैसा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कैसा है, इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलेगी। और ये अपना स्टेज नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो इसमें से भी कुछ आने लायक नहीं है। बट स्टेज नंबर 3 फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, क्या ये अपना वो था एक्सपेंशन करे, रिट्रेंचमेंट करे, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्या बोलेगा, इसमें सबसे पहले एक बताया हुआ है, फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज अल्टरनेटिव्स, पहले आप डेवलप करो, खूब सारे अल्टरनेटिव्स डेवलप करो। कैसे करोगे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखकर और अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखकर। क्या मैंने आपको यही बताया था, अगर आपको फॉर्मुलेशन करना है तो पहले एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने ऐसे अभी एरो बनाए थे इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो यही कह रहा है पहले स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स बनाओ। कैसे, स्वॉट एनालिसिस कर कर। स्वॉट एनालिसिस का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़कर। ये करने के बाद सारे ऑल्टरनेटिव्स को आप एनालाइज करो, पहले खूब सारे ऑल्टरनेटिव बनाओ, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, पहले सबका आप बना लो, और फिर उसके बाद उसका क्या करो, एनालिसिस करो। फिर अब सारे ऑल्टरनेटिव आने के बाद आपको इसमें से एक चूज करना है, एनालिसिस कर लिया, अब चूज करना है। बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हो क्या क्या सकते हैं। पहला, क्या मैं सेम बिजनेस में रहूं, स्टेबिलिटी, क्या मैं सेम बिजनेस में रहूं या फिर मैं अलग बिजनेस में जाऊं। अगर मैं सेम बिजनेस में जाऊं तो क्या मैं उसके अंदर ग्रो करने की कोशिश करूं, और अगर मैं ग्रो करने की कोशिश करूं तो कैसे करूं, उसी यूनिट में करूं या नई यूनिट स्टेब्लिश करूं या किसी को एक्वायर कर लूं। अच्छा, क्या मैं डाइवर्सिफाई करूं, तो डाइवर्सिफाई करूं तो कॉन्सेंट्रिक करूं या कॉन्ग्लोमेरेट करूं, याद है आपको, रिलेटेड अनरिलेटेड। अच्छा, फिर कहता है कि मैं किसी बिजनेस को छोड़ना भी है क्या,
कोई बिजनेस बंद भी करना है, अच्छा बंद करना है तो पूरा करना है या पार्शियली बंद करना है, तो क्या इसने सारी स्ट्रेटेजीज बोल दी, एक्सपेंशन, ग्रोथ, सॉरी एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिटेंचमेंट, सबकी बात कर ली यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे आ सकती है कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है फॉर्मुलेशन के टाइम। ठीक है, तो आप क्या करना, सेफ साइड रहने के लिए सबसे पहले कंपनी क्या सेम बिजनेस में रहे, तो आप लिख के आना एक ऑल्टरनेटिव है स्टेबिलिटी। दूसरा, अच्छा सेम बिजनेस में रहने के बाद भी क्या ग्रो करने का कोई तरीका है, एग्जिस्टिंग यूनिट में स्टेब्लिशिंग न्यू यूनिट्स या एक्वायरिंग न्यू अदर यूनिट्स, तो इसमें आप लिख के आओगे एक्सपेंशन। फिर रिलेटेड में जाए अनरिलेटेड, इसमें भी लिख के आओगे एक्सपेंशन। कुछ बंद करना है क्या, एग्जिट करना है क्या, तो इसमें लिख के आओगे आप रिटेंचमेंट। तो बाद में बता दिया सारा। और फिर कहता है कभी कभी कंपनी कॉम्बिनेशन भी फॉलो कर लेती है। तो फॉर्मुलेशन के ऊपर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टेप नंबर 1 विजन मिशन ऑब्जेक्टिव आपे समझाना है, स्टेप नंबर 2 में एक्सटर्नल इंटरनल समझाना है, स्टेप नंबर 3 में आपको फॉर्मुलेशन समझाना है, स्टेप नंबर 4 में आपको इंप्लीमेंटेशन समझाना है। बट इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन क्या है सबको पता है, एग्जीक्यूशन करना, एग्जीक्यूशन करना इज इंप्लीमेंटेशन। बट इसके अंदर ये आपको क्या बताएगा, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। वो क्या प्रिंसिपल है वो यहां पे दिए हुए, तो ये वापस से इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन करते वक्त कुछ प्रोसेस में आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो प्रिंसिपल का आंसर यहां पे दिया हुआ है, तो यहां से पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है, अब बजट्स डेवलप करो और अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज, एम्पल रिसोर्सेज मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से वहीं डालो जो इन उन एक्टिविटीज में डालो जो क्रिटिकल है आपकी सक्सेस के लिए। तो सबसे पहला क्या हो गया, बजट्स बनाओ और अपने एम्पल रिसोर्सेज मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऐसी जगह डालो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है बिजनेस को सक्सेस के लिए। दूसरा, स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करो, कौन से लोगों के पास स्किल्स है नहीं है सब पता लगाओ, जिनके पास नहीं है उनको ट्रेनिंग दो, टेक्नोलॉजी लेके आओ, सब कुछ लेकर आओ, एक्सपर्टीज लेके आओ। तो स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कौन सी स्किल चाहिए, कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए, ये सारी चीजें, कौन सी कैपेबिलिटीज चाहिए, कितना वर्क एफर्ट चाहिए, सब कुछ देखो, इसको बोलते हैं स्टाफिंग करना। तो 2 पॉइंट क्या हो गए, पहला बजट बनाओ और साथ ही साथ एम्पल रिसोर्सेज एलोकेट कर दो कहां पे, ऐसी एक्टिविटीज में जो आपको सक्सेस दिलाने वाला है। दूसरा, आप स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन करो। तीसरा, पॉलिसीज बनाओ और प्रोसीजर्स बनाओ जो आपको फैसिलिटेट करे इंस्टेड ऑफ इम्पेड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन में फैसिलिटेट करे ना कि एग्जीक्यूशन में आपको रोके। तो ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाओ जो आपको एग्जीक्यूशन में मदद करे ना कि आपको इंपेड करे, मतलब रोके, रोकने की जगह आपको फैसिलिटेट करे। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ। तो पहला बजट बनाओ, रिसोर्सेज का एलोकेशन करो, एम्पल रिसोर्सेज का एलोकेशन करो ऐसी जगह जहां से आपको मदद मिले क्या करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तीसरा, स्टाफिंग करो। चौथा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ। फिर उसके बाद बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, मतलब जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है आपकी, उनको आप कोर बिजनेस में लगाओ। बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस को आप परफॉर्म करो कहां पे, कोर बिजनेस में। फिर आप क्या करो, एक इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो जिससे क्या हो, जो आपके लोग हैं वो आसानी से अपने रोल्स को पूरा कर सके, अपने रोल्स को पूरा कर सके। तो इंफॉर्मेशन एंड क्या लगाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम लगाओ, इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लगाओ, लोगों को मोटिवेट करो, कंपनी का कल्चर और वर्क क्लाइमेट ऐसा बनाओ और साथ ही साथ इंटरनल लीडरशिप दिखाओ। ये सारे पॉइंट है, क्या चीज, इंप्लीमेंटेशन के टाइम, एग्जीक्यूशन के टाइम कुछ प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन यहां पे छुपा हुआ है, ये यहां से आ सकता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर मैंने पहला बताया विजन मिशन ऑब्जेक्टिव समझना है, वापस एक बार समझ के खत्म करना। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस बहुत जनरल सा है, मैंने आपको बताया। बट थर्ड नंबर फॉर्मुलेशन के अंदर हमें कुछ बताया हुआ था, वो थे अपने को ये पूरे स्टेप्स। क्या स्टेप्स है, ऑल्टरनेटिव्स बनाओ, उसके बाद उसमें से एनालिसिस करो, अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो सारे ऑल्टरनेटिव लिखो और फिर इसमें से एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करो। फिर इसके बाद इंप्लीमेंटेशन, इसके अंदर आपके पास प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स है कुछ जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप इंप्लीमेंटेशन करो। पहला, बजट्स बनाओ, रिसोर्सेस का एलोकेशन करो, स्टाफिंग करो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ, बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस को अपने कोर बिजनेस पे लगाओ, इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ,
लोगों को मोटिवेट करो, कल्चर को बनाओ, मतलब कंपनी का कल्चर ऐसा बनाओ जिससे लोग कंड्यूसिव वर्ड लिखा होगा कहीं पे, ये रहा, कंड्यूसिव क्लाइमेट बनाओ, मतलब सारे लोग काम करने के मन में रहे, पूरा एकदम ऐसा लगे कि हर जना काम ही तो कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। और फिर इंटरनल लीडरशिप लगाओ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करनी है, अपनी इंटरनल लीडरशिप में क्या होता है, अपनी वीकनेसेस को हटाओ, जैसा अभी अपने पढ़ा रिसोर्सेज नहीं तो रिसोर्सेज लेके आओ, ये होती है इंटरनल लीडरशिप, ये बात आप याद रखोगे। अब आता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, लास्ट स्टेप। इसके अंदर आपको ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको इसको याद करा देता हूँ क्या है ये बोलता है आपको क्या करना है इसके अंदर, जब तक आपकी कंपनी में डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी वेल मैच है किसके साथ, इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस के साथ, तब तक सिर्फ और सिर्फ आप उनको फाइन ट्यून करते जाओ। फाइन ट्यून मतलब छोटे छोटे चेंजेस लाके उसको और स्मूथ करते जाओ। कब तक, जब तक आपकी डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी वेल मैच कर रही है किसके साथ, इंडस्ट्री के साथ और आपके एनवायरनमेंट के साथ, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ, आपके परफॉर्मेंस टारगेट भी मैट हो रहे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फाइन ट्यून करना है। बट जिस दिन आप में ये डायरेक्शन और स्ट्रेटेजीज आपको क्या हो गए, आपके बराबर नहीं हुए, आपकी मार्केट पोजीशन पूरी वो नहीं मिल पाई जो आपको चाहिए थी, आपकी परफॉर्मेंस में शॉर्टफॉल हो गया, तो फिर आप उसमें क्या करो, फिगर आउट करो। क्या फिगर आउट करोगे कि पुअर स्ट्रेटेजी थी या पुअर एग्जीक्यूशन था या दोनों थे, और इनको टाइमली करेक्ट करो। तो बताओ, जब तक आपकी डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी सही चल रही है तब तक फाइन ट्यूनिंग करनी है, और जैसे ही आपकी डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी में कोई भी दिक्कत आई, कैसे पता चलेगा, मार्केट पोजीशन चेंज हो गई या आपकी परफॉर्मेंस में शॉर्टफॉल हो गई, तो आप क्या करो, पता लगाओ, फिगर आउट करो आपकी पुअर स्ट्रेटेजी है या पुअर एग्जीक्यूशन है, और जल्दी से इसको करेक्ट करो। फिर इसके बाद कंपनी के डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी को बार बार टाइम टू टाइम रिविजिट करते रहो। एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस वारंट करे, जब मतलब जब रिक्वायरमेंट हो तो इनको बार बार रिविजिट करते जाओ, अपनी स्ट्रेटेजीज को, अपने डायरेक्शंस को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जिससे आप उसको सही टाइम पे सही कर सको। तो ये बात इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो बार बार इसमें एक ही बात बोली हुई है, डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजी सही चल रही है तो फाइन ट्यून करो, सही नहीं चल रही तो उसको टाइम से सही करो, करेक्टिव एक्शन लो, और तीनों को बार बार टाइम से देखते रहो, डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव को रिविजिट करते रहो, ठीक है। तो ये बात अपने पूरे प्रोसीजर्स हो गए। तो अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब आता है स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, इस टॉपिक को सजाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मैंने इसको बहुत ढंग से सेट किया है। आप स्टडी मेट से पढ़ोगे बाल पकड़ लोगे, बट यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर लिखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, खुद को डिजिटली शिफ्ट करना। अभी आप मैनुअली काम कर रहे थे, खुद को डिजिटली शिफ्ट करना और कॉम्पिटिटिव रहना, ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट ठीक है, हम करेंगे इसको। अब आगे वो बताएगा मॉडिफिकेशन इन देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड ब्रिंग आउट न्यू स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फोकस ऑन न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो नए तरीके निकालो बिजनेस करने के, नया मार्केट ढूंढो, ये सब कुछ क्या है, स्ट्रेटेजिक चेंज है। अब दिक्कत क्या है इस टॉपिक के अंदर, ये बोलेगा स्ट्रेटेजिक चेंज आसानी से हो नहीं पाता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक चेंज करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने लोग उसी चीज से सेटिस्फाई है, जो चल रहा है उसी से सेटिस्फाई है, वो सोचते कुछ नया आएगा, हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो सब लोग क्या करते हैं, उसे रेजिस्ट करते हैं। बट हमें स्ट्रेटेजिक चेंज लेके आना है, तो अब आगे यही समझाया हुआ स्ट्रेटेजिक चेंज लाया कैसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाया, स्ट्रेटेजिक चेंज होता क्या है। स्ट्रेटेजिक चेंज मतलब नया प्रोसेस लगाना, नई टेक्नोलॉजी लगाना, नए लोग लगाना, नए तरीके लगाना, नया मार्केट ढूंढना, नए कस्टमर ढूंढना, सब कुछ नया नया करना। बट पुराने लोग डर जाते हैं, सोचते हमारी जॉब चली जाएगी, सोचते हमारे काम करने का तरीका खराब हो जाएगा, हम कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। जैसा कि आप लोगों के साथ है, आप पढ़ाई करना चालू करते हो, बट आप सोचते हो हम कंफर्ट जोन में रहे और हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज है स्ट्रेटेजिक चेंज। तो अब स्ट्रेटेजिक चेंज का इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया, अब आते हैं इसके स्टेप्स। तो ये इंट्रोडक्शन हेडिंग गलत है, माफी चाहता हूं, यहाँ पे स्टेप्स आएंगे दोस्तों। अब स्टेप्स बहुत आसान है, 100% क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान है, मजा आ जाएगा, अल्टीमेट मजा आ जाएगा। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करोगे नीड फॉर द चेंज।
भाई चेंज चाहिए क्यों, पहले ये पता लगाओगे, फिर एक शेयर्ड विजन बनाओगे, फिर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करोगे, और फिर उसके बाद कुछ नहीं करोगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट कर तो दिया, बच्चे की जान लोगे क्या। तो सबसे पहले भाई चेंज लाना क्यों है ये पता लगाओगे। तो आप क्या देखोगे, अपना प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर देखोगे, ठीक है, और देखोगे कौन सी स्ट्रेटेजी हमें सपोर्ट करती है, कौन सी नहीं करती। और फिर आप क्या करोगे, साथ ही साथ एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और फिर देखोगे भाई हमें कमी कहाँ है, हमें कमी कहाँ है, कहाँ लैक्यूना लाई कर रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। पहले आप ये पता, आप पीछे हो ये बात तो पक्की है, क्योंकि आप चेंजेस नहीं लेके आते। तो अब आप देखोगे भाई चेंज की जरूरत कहाँ पड़ गई, कैसे देखोगे, इंटरनल एनवायरनमेंट भी देखोगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखोगे, और फिर देखोगे कहाँ पे लैक्यूना लाई कर रहा है। और ये पता लगाने के बाद आप क्या कर दोगे, पता लगा लोगे कि चेंज चाहिए क्यों। तो चेंज चाहिए क्यों, उसके लिए आप क्या क्या देखोगे, अपना प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर देखोगे, फिर देखोगे हमारी स्ट्रेटेजी सपोर्टिव है या नहीं है, फिर देखोगे एनवायरमेंटल स्कैन करके कि लैक्यूना कहाँ लाए कर रहा है, और कितना स्कोप है चेंज लाने का, क्या चेंज ला भी सकते हैं या नहीं। अब ये बात समझ आ गई, चेंज तो लाना पड़ेगा। तो पहले आपने नीड देख ली, अब आप बनाओगे शेड विजन। दोस्तों शेड विजन का मतलब होता है विजन, सबके बीच में आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, सबको पता होना चाहिए, शेड विजन होना चाहिए। विजन ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने बनाया चेंजेस लाने और मैंने अपने तक रख लिया और अपने स्टाफ को नहीं बताया, स्टाफ जूते मारेगा मुझे, पता नहीं चलेगा ना उनको, और उनको एकदम से कहूंगा ना सरप्राइज आपको चेंज लाना है, वो मारेगा पकड़ के मुझे। ऐसे नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो दिस पॉइंट इज अबाउट कम्युनिकेशन। तो कहता है आपको ऐसा करना है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सबका ऑब्जेक्टिव कोइंसाइड करे, कोई भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए आपको शेयर्ड विजन लाना पड़ेगा। शेयर्ड विजन का मतलब क्या हो गया, सारे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को कम्युनिकेट करो विजन है क्या, और उनको ये बताओ ये जो चेंज है ना ये दिखावा नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये कोई अपने सुपरफिशियल या कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, ये सही में हमें नीड है भाई। अगर हम ये चेंज नहीं लेके आए ना तो दिक्कत हो जाएगी, उनको बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा हम इसके लिए कितने ज़्यादा सीरियस है, अपनी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। तो बताओ शेयर्ड विजन में क्या करना है, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। चेंज को अगर मैनेज करना है तो माहौल बनाना पड़ेगा, कुल मिला के क्या है, माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल कैसे बनाओगे, सबको बता के भाई लोगों आज मैं अनाउंस करता हूँ कि हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की सख्त ज़रूरत है। अगर हम समय रहते हुए ये चेंज नहीं लेके आए तो हमारी ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो सकती है, तो हमें ये चेंज लाना पड़ेगा। ऐसी बातें करूँगा मैं सबसे, और कहूँगा कि अगर आप लोग ये चेंज नहीं लाए मैं तो सल्टूंगा ही सल्टूंगा, ऑर्गेनाइजेशन भी सल्टेगी दोस्तों, आप लोग भी फ्री हो जाओगे। उनको एकदम रोते हुए दिखाना है, सीरियसनेस दिखानी है, ये दिखाना है कि ये कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबके साथ कम्युनिकेट करना है कि कितनी ज़रूरी है, जिससे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कोइंसाइड करे, ऐसा ना हो बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए इंडिविजुअल्स का और ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये हो गया क्रिएट अ शेड विजन। तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है दोस्तों, ज़रूरत पता चल गई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, शेड विजन बनाना पड़ेगा। अगला आपको चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और सबका एटीट्यूड बदलना पड़ेगा नए चेंजेस के लिए, जिससे आप वापस से पुराने तरीके में ना चले जाओ, और बार बार आपको लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन करोगे, और क्या करोगे, क्रिएट करोगे और सस्टेन करोगे एक नया एटीट्यूड चेंज के लिए, कि हाँ चेंज लाना था, सब लोग खुश हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर ऊपर खुश हो, हाँ 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 चेंज लेके आएंगे, और उसके बाद जब चेंज आया तो कान क्या लेके आ गए क्या, एक ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। चेंज आया है तो उसको सस्टेन करना पड़ेगा, और सस्टेन करने के लिए एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा क्या सब कुछ सही चल रहा है। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, डेविएशंस मिलते हैं, तो उसको हाथों हाथ चेंज करो, करेक्टिव एक्शंस। तो ये हो गया दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन, ये स्टेप्स हो गए। अब दोस्तों कर्ट लुई ने बोला चेंज को अगर लास्टिंग बनाना है तो मैं तरीके बताता हूँ। दोस्तों बहुत आसान है, ढक्कन खोलो, ढक्कन खोला, अंदर से कचरा साफ करो,
कचरा साफ हुआ, नया सामान भरो और ढक्कन बंद कर दो। ढक्कन खोला, कचरा निकाला, नया सामान डाला, ढक्कन बंद कर दिया। एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। ढक्कन खोला, कचरा निकाला, नया सामान डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अनफ्रीजिंग, दोस्तों यहां पढ़ते जाना। अनफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग में कचरा निकाल दिया, नई सिचुएशंस डाल दी। रीफ्रीजिंग, ढक्कन खोलो, अनफ्रीजिंग, नई सिचुएशन डालो और फिर वापस से रीफ्रीजिंग। तो अब आ गया अनफ्रीजिंग में क्या करोगे, सबको बताओगे। देखो दोस्तों, चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। फिर से वही बात, पहले ढक्कन खोल लिया, अब सबके दिमाग में जो पुराना कचरा फंसा हुआ है ना, चेंज नहीं लाना, वो देखो दोस्तों, हम चेंज नहीं लाए तो ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दिस चेंज इज़ मस्ट, अदरवाइज सब रुल जाएंगे दोस्तों, सब परेशान हो जाएंगे। चेंजेस लाने ज़रूरी है। मोटिवेट करो, दिमाग में वापस भरो कि चेंज चाहिए ही चाहिए। ऐसा करो दोस्तों, इसको बोलते हैं नेसेसिटी फॉर चेंज एंड प्रिपेयर देम फॉर चेंज। तो उनको बताओ, अवेयर करो क्यों ज़रूरी है और उनको तैयार करो दोस्तों। और उनके लिए एकदम से सडन और अनअनाउंस मत लाओ, कल से चेंज आ रहा है, चलो 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 कल से चेंज आ रहा है, फ्री। ऐसे नहीं दोस्तों, प्यार से 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, महीना भर लगाओ, 5 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, और समझाओ एआई लाना जरूरी है। अभी इंडिया वालों के साथ क्या हो रहा है, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना दोस्तों, उनके सबके शेयर 52 वीक लो पे हैं। उसका रीज़न ये है, उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा एआई लाए तो लाए कैसे, इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, कोई मानने को ही तैयार नहीं है। तो दोस्तों वो धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं। देखो दोस्तों, एआई लाना पड़ेगा। देखो ना, आप शेयर की हालत देखो, 52 वीक लो पे है। आज जो काम एआई कर सकता है उसके लिए 25 इंजीनियर लगे हुए हैं। गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, तो लोग डर रहे हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, तो वो क्या कर रहे हैं, अनफ्रीजिंग करने ही नहीं दे रहे। ये दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो अनफ्रीजिंग करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। एकदम से नहीं, कल से एआई आ रहा है, जिसको एआई नहीं आता और तू कल से बाहर है, कल आना मत, परसों आना मत, चल चल फ्री है, तू फ्री, तू भी फ्री, तू भी फ्री, 1200 जने कल से फ्री, चल। ऐसे नहीं होना चाहिए, प्यार से निकालो भी तो प्यार से। सडन और अनअनाउंस चेंज नहीं आना चाहिए, ये डिस्ट्रक्टिव होता है और इससे मोरल लो होता है दोस्तों। अब इसमें अनफ्रीजिंग में करना क्या है, हमें पुराने एटीट्यूड को ब्रेक डाउन करना है, कचरा निकालना है, बिहेवियर्स को ब्रेक डाउन करना है, कस्टम्स को ब्रेक डाउन करना है, और एक खाली तख्ती बना देनी है, मतलब खाली कर देना है दिमाग, क्लीन स्लेट बना देनी है दोस्तों। और ये कैसे होगा, अनाउंसमेंट्स करो, मीटिंग्स होल्ड करो, नए आइडियाज़ प्रमोट करो। तो अनफ्रीजिंग में क्या करना है दोस्तों, पुराना सामान साफ करना है, जिसको बोलते हैं ओल्ड एटीट्यूड्स को ब्रेक करना है, बिहेवियर को ब्रेक करना है, कस्टम्स को ब्रेक करना है, और एक क्लीन स्लेट बनानी है। अब हमें क्या करना है, नई सिचुएशंस लेके आनी है। अब हमें उनको वापस से उनके दिमाग में नीड फॉर चेंज डालना है, उनको पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो लोग अभी तक प्रिपेयर नहीं थे, उनके दिमाग से पहले कचरा निकाला, अब उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। एच.सी. केलमैन कहता है, ऐसे प्रिपेयर होंगे नहीं, मैं तेरे को 3 तरीके बताता हूँ प्रिपेयर करने के। ये जो कह रहे हैं ना, नई सिचुएशन डालनी बहुत मुश्किल है ना, किसी के दिमाग में नई बात डालनी मुश्किल। एच.सी. केलमैन कहता है, मैं 3 तरीके बताता हूँ। पहला, कंप्लायंस, उससे क्या, मान जा वरना पनिशमेंट मिलेगा, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम लेके आओ, कंप्लायंस बोलते हैं इसको। तो एच.सी. केलमैन ने पहला तरीका बताया, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम लेके आओ, इसको कंप्लायंस बोलते हैं। दूसरा, सामने वाले के सामने एक सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए देख चेंज लाना जरूरी है। वो देख कितना बड़ा हो गया, शर्मा जी का बेटा, देखो दोस्तों, शर्मा जी का बेटा चेंज लाया और इतना बड़ा हो गया। समझो कुछ, सामने एक रोल मॉडल खड़ा करो, इसको बोलते हैं दोस्तों आइडेंटिफिकेशन। तो एच.सी. केलमैन ने 2 बोले, एक कंप्लायंस बोला, दूसरा बोला आइडेंटिफिकेशन। देख बेटा, शर्मा जी का बेटा देख, नई टेक्नोलॉजी लाकर, चेंज लाकर कहां पहुंच गया शर्मा जी का बेटा। ठीक है दोस्तों, ये होता है आइडेंटिफिकेशन। अगला, इंटरनलाइजेशन। इसके अंदर से सामने वाले को फीलिंग आनी चाहिए, यार चेंज चाहिए, एक अंदर से। अंदर से दोस्तों, अंदर से कैसे आएगी, उनके थॉट्स बदलेंगे जब। उनको एक इंटरनल चेंज चाहिए, उनके थॉट्स में चेंज चाहिए, यार चेंज तो चाहिए। अगर चेंज नहीं लेके आए तो कंपनी फ्री हो जाएगी।
तो इसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन, और ये कौन बोला? एचसी कैलमैन बोला। तो अनफ्रीजिंग, फिर उसके बाद नई सिचुएशंस लेके आओ, और फिर वो नई सिचुएशन ना आ पाए तो कैलमैन ने 3 तरीके बताए हैं। पहले तोड़ो भांगो उनको, कंप्लायंस, मार खाएगा नहीं, चेंज लेके आ। फिर बोलता है अगला आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन, और फिर वापस से अब ढक्कन बंद करने का टाइम आ चुका है, रीफ्रीजिंग। अब आप क्या कर दो, फॉर्मर बिहेवियर को कंप्लीटली चेंज कर दो और अब ढक्कन को बंद कर दो, और ऐसा ध्यान रखो हमेशा उनसे कंटिन्यूसली रीइंफोर्स करते रहो कि अच्छा है ना, चेंज बोला था ना, मजा आएगा, ऐसे करते रहो जिससे वापस से पुराना बिहेवियर ना आ जाए और नया बिहेवियर चला ना जाए। तो इसको बोलते हैं रीफ्रीजिंग करना दोस्तों। ये अपना चेंज हो गया, स्ट्रेटेजिक चेंज। अब आता है दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से बातें बहुत अलग हो जाती है, बट मैंने इतनी प्यार से सेट करी है आप लोगों के लिए, दिल से सेट करी है दोस्तों, आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। अब चेंज के अंदर ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? अलग अलग जगह दिया हुआ है, मैंने सारा एक जगह लिख दिया। मीनिंग ऑफ चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? अलग अलग जगह दिया हुआ है, मैंने साथ में लिख दिया। ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। चेंज मैनेजमेंट समझाता है, वापस से चेंज मैनेजमेंट आता है, बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। तो मैंने क्या किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की 2 डेफिनेशन है, दोनों एक तरफ लिख दी। चेंज मैनेजमेंट की दो डेफिनेशन है, दोनों एक तरफ लिख दी। अब ये है क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? कहता है फ्रेश, इंप्रूव्ड, एंटायरली न्यू कंपनी प्रोसीजर्स लाना, गुड्स लेके आना, सर्विस लेके आना इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एक और तरीका बताता है जो ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करता है टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, कस्टमर को नई वैल्यू देता है, एम्प्लॉयज को नई वैल्यू देता है, अदर स्टेक होल्डर्स को भी नई वैल्यू देता है। तो टेक्नोलॉजी यूज करना दूसरा मीनिंग है, और नई चीजें लाना पहला मीनिंग है किसका? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आता है चेंज मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों? चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो मदद करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। तो चेंज मैनेजमेंट के एक टूल है। चेंज मैनेजमेंट है क्या दोस्तों? चेंज मैनेजमेंट एक टूल है, या फिर क्या है, एक प्रैक्टिसेस है, या फिर क्या एक प्रोसेस है जिसे आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत मुश्किल है। जो काम आदमी हाथ से करता है, एकदम से उसको मशीन पकड़ा दो तो घबरा जाता है वो दोस्तों। तो उसको प्यार से समझाना कि देख लाना जरूरी है, उसको उम्मीदें दिखाना, अगर ये लाएंगे तो देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जो उसको समझाना है कि चेंज लाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा समझाना, फिर चेंज लेके आना, फिर उस चेंज को रखना कि ये चेंज वापस से हट ना जाए, ये पूरा मिला के क्या कहलाता है? चेंज मैनेजमेंट कहलाता है। तो चेंज मैनेजमेंट एक टूल है जो आपको मदद करेगा, किस में मदद करेगा? चेंजेस लाने में, और सिर्फ लाने में नहीं, उनको मैनेज करने में भी। तो चेंज मैनेजमेंट, तो एक बार चेंज लाना, उसको लगाना, फिर उसको वैसे का वैसा रखना, सब एक प्रोसीजर से किया जाता है, और उस प्रोसीजर को बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक टूल है, या एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे आप चेंज आसानी से लेके आ सकते हो और मैनेज कर सकते हो। फिर अब अगला बोलता है ऑर्गेनाइजेशन कैन प्लान, प्रिपेयर, कैरी आउट चेंजेस टू देयर ऑपरेशन इंक्लूडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद द एड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो कहता है आप चेंज प्लान भी कर सकते हो, प्रिपेयर भी कर सकते हो, कैरी आउट भी कर सकते हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकते हो, बस चाहिए क्या? चेंज मैनेजमेंट की मदद। तो अब बोलता है चेंज मैनेजमेंट डिजिटल ट्रांजिशंस में 4 एसेंशियल एलिमेंट्स करता है। क्या क्या करता है चेंज मैनेजमेंट, कैसे मदद कर रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में? पहला, वो डिफाइन करेगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, अपनी करंट स्टेट बताएगा, रोड मैप बना के देगा, और चेंजेस ला के देगा, इंप्लीमेंट करके देगा। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स चेंज मैनेजमेंट में चाहिए, किसके लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेगा, अभी किस पोजीशन पे है वो बताएगा, और गैप पता लगा लेगा, आइडेंटिफाई करेगा गैप, और उसके बाद रोड मैप बनाएगा, और रोड मैप बनाने के बाद इंप्लीमेंट करके देगा चेंज एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर अगला आता है अगर आपने चेंज मैनेजमेंट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया तो उसके क्या फायदे होंगे। तो पहला आया 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स जो चेंज मैनेजमेंट में चाहिए। पहला क्या था? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। दूसरा क्या था? करंट स्टेट पता लगाना। तीसरा क्या था? रोड मैप बना के देना। और चौथा क्या था? उसका इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब आ रहा है अगर आपने चेंज मैनेजमेंट को ढंग से लगाया तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हो सकता है?
आपको पैरामीटर्स और गोल्स पता चल जाएंगे, आपको एक प्रोसीजर्स और टूल्स पता चल जाएंगे जो हमें चाहिए, फिर आपको एक सेकेंड, ठीक है, आपको एक प्लान मिल जाएगा, आपको स्टाफ, एक सेकेंड कुछ, ठीक है, किसमें मदद करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, किसमें मदद करेगा, पैरामीटर्स और गोल्स को स्पेसिफाई करने में मदद करेगा, पता करने में मदद करेगा कि कौन से प्रोसीजर्स एंड टूल्स चाहिए, प्लान बनाने में मदद करेगा, सारे स्टाफ मेंबर्स को इन्वॉल्व करने में मदद करेगा और प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करेगा। अगर आपने चेंज मैनेजमेंट को ढंग से बनाया तो इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है 5 नंबर का, याद रख लेना। चेंज मैनेजमेंट अगर ढंग से लगाया गया तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मदद करेगा, सारे स्टाफ को इन्वॉल्व करने में मदद करेगा, प्लान बनाने में मदद करेगा। यही तो दिक्कत आ रही थी, स्टाफ मान ही तो नहीं रहा था। अगर आपने चेंज मैनेजमेंट ढंग से लगाया तो सारा स्टाफ मान जाएगा ना। प्लान बनाने में मदद करेगा, प्रोसीजर्स एंड टूल्स पता लगाने में मदद करेगा, जो हमें चेंज करने हैं, जो नए लेके आने हैं, जो पुराने हटाने हैं, उन सबको मॉडिफाई किसको करना है, सब करने में पता चलेगा। और फिर अगला पैरामीटर्स और गोल्स स्पेसिफाई करेगा कि कौन से चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो चेंज मैनेजमेंट की कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी है। सबसे पहला, बिगिन एट द टॉप। इसका मतलब होता है जो टॉप पे बैठा है ना, पहले उनको बताना पड़ेगा कि हम कितने सेम पेज पर है, कि हम कितना चेंजेस को लाना चाहते हैं। पहले टॉप मैनेजमेंट को अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। तो बिगिन एट दी टॉप, तो सबसे पहले ऊपर से चालू होगा। यूनाइटेड लीडरशिप दैट इज ऑन द सेम पेज अबाउट द कंपनी फ्यूचर, मतलब सारे लीडर्स को एक साथ होना पड़ेगा, सारी लीडरशिप को एक साथ होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा देखो हम सब चाहते हैं चेंज आए। तो सबसे पहले तो ऊपर से शुरुआत होगी। तो चेंज मैनेजमेंट की सबसे पहली स्ट्रेटेजी ऊपर से शुरुआत होगी, पहले सारे ऊपर वाले यूनाइटेड हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंश्योर करो कि चेंज नेसेसरी भी है और हमारी इच्छा भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, नेसेसरी है, हमारी इच्छा भी है और जरूरी भी है। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ जबरदस्ती लेके आ रहे हो या आपकी इच्छा है इसलिए लेके आ, नहीं, दोनों चीजें, जरूरी भी होना चाहिए और डिजायर्ड भी होना चाहिए। दोस्तों आज आप समझो, आज मैं एक नया लैपटॉप लेके आया, मेरी इच्छा थी, दैट इज अ रॉन्ग। मैं लैपटॉप तभी लाना चाहिए जब मुझे डिजायर्ड भी हो और जब मुझे नेसेसिटी भी हो। हमेशा कोई भी नई चीज लानी चाहिए तभी लानी चाहिए। दोस्तों आज आप घर वालों से जिद कर रहे हो मुझे नई बाइक चाहिए, आप पुरानी बाइक चला रहे हो, चल रही है, चलने दो। अब आपको एक टाइम पे आके फील होने लगा नहीं यार ये तो रुकती भी है, इसमें गड़बड़ी भी है, तो अब आपको समझ आया नेसेसिटी भी है, ये डिजायर्ड भी है, तो लाना पड़ेगा। जबरदस्ती आईफोन लाना है, आईफोन क्यों लाना है, बस डिजायर है, वो चेक करो नेसेसिटी है या नहीं है। क्या बिना आईफोन के आपकी जिंदगी नहीं कट रही, प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कुछ। तो यही चीज है दोस्तों, चेंज के साथ भी यही है, नेसेसरी भी होना चाहिए और डिजायर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। अगला, डिसरप्शन को रिड्यूस करो। डिसरप्शन मतलब जो बीच में दिक्कतें आ रही है चेंज लाने में, उसको रिड्यूस करो। ये क्या चल रही है, स्ट्रेटेजीज चल रही है। तो स्ट्रेटेजीज में क्या है, सबसे पहले टॉप से शुरुआत हो गया, फिर इंश्योर करो नेसेसिटी भी है और डिजायर्ड भी है। फिर डिसरप्शन जितना भी उसको रिड्यूस करो। कैसे करोगे, पहले ही बात कर लो सारे लोगों से जिससे बाद में इंटरप्शन ना हो, वर्ड आउट अर्ली। फिर स्टाफ मेंबर, गिविंग स्टाफ मेंबर द नॉलेज एंड टूल्स, उनको नॉलेज और टूल्स दे दो जिससे वो चेंज को लेके आ सके स्टाफ। फिर एक माहौल बना दो, क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट की चेंज लाना पड़ेगा, जरूरी है, माहौल बना दो। चेंज एजेंट लगा दो। चेंज एजेंट कौन होता है, लीडर्स होते हैं जो चेंज लाने का काम करते हैं। फिर अगला, आईटी डिपार्टमेंट को पहले ही इन्फॉर्म कर दो भाई टेक्नोलॉजी में बहुत भारी चेंज आने वाला है, तैयार हो जा। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, आपको डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा, डिस्ट्रप्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले से जब सबको बता के रखोगे तो आपका डिस्ट्रप्शन तो रिड्यूस होगा ना दोस्तों। तो पहले ही बात कर लो, उनको नॉलेज दे दो, उनको टूल्स दे दो, एनवायरनमेंट बना दो, माहौल बना दो। माहौल के ही पैसे हैं दोस्तों, हर जगह माहौल के ही पैसे हैं, आपको भी पता है, माहौल के बिना कुछ नहीं होता। फिर अगला, चेंज एजेंट अपॉइंट कर दो, मतलब लीडर अपॉइंट कर दो। और अगला, आईटी डिपार्टमेंट को पहले ही बोल दो तैयार हो जा बाबू, टेक्नोलॉजी में भारी चेंज आने वाला है, ठीक है। फिर इसका अगला, कम्युनिकेशन एनकरेज करो, बार बार वर्कर से बात करो, उनको बोलो तुम्हें कुछ बताना है तो बताओ, डरो मत,
डरने की बात नहीं है, उनको मोटिवेट करो कि हमसे कांटेक्ट करो, हमसे क्वेरीज करो, हमें कंप्लेन दो, अपने कुछ आइडियाज दो, कुछ इनोवेशन का बताओ, डरो मत। डरने का नहीं बेटा, डरने का नहीं बेटा, तो डरना नहीं है, उनको बताओ नॉट इन द डेंजर थ्रू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको क्या लगता है मैं कुछ भी वर्ड बोलता हूँ बिना बात के? सारे वर्ड यहाँ लिखे हुए, मैं कुछ भी बिना मतलब का बोलता ही, ठीक है? बस मैं क्लास के शुरुआत में 2 मिनट बोलता हूँ बिना मतलब का कि कल ये होगा परसों वो होगा, बाकी कुछ नहीं बोलता मैं, ठीक है? तो नॉट इन डेंजर थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगाई? पहली, टॉप से चालू होगा। दूसरा, चेंजेस इंश्योर करो, नेसेसरी भी है और डिजायर्ड भी है। डिसरप्शन रिड्यूस करो, कैसे होगा वो यहां लिखा हुआ है। अगला, कम्युनिकेशन एनकरेज करो, बाबू चेंजेस बता दे, क्या लेके आने, डरता है क्या, डर मत, उसको समझाओ, मारेंगे थोड़ी ना, समझाओ उसको, प्यार करो, छोड़ो, ठीक है? अब आगे आ जाओ। अगला, रिकॉग्नाइज द चेंज इन द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन, उसको खून में लेके आ जाओ, नॉर्म बना लो, उसको एक रूल बना लो कि चेंज तो आएंगे, उसको एक्सेप्शन मत रखो, चेंज आते हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए, उसको एक नॉर्मल चीज बना लो, एक अपना एक जिंदगी का पार्ट बना लो कम्युनिकेशन का, कि यार ये तो होता रहता है, चेंजेस ही तो है, इसको एक नॉर्म बना लो। तो ये क्या है, एक क्या कर लो आप, इसको एक क्रिएट एडवांटेज एंड मिनिमाइज रिस्क होगा ऐसा करने से। आप क्या कर दो, हमेशा के लिए उनको एडवांस में तैयार रखो और उनसे कहो ये मान के चलो कि चेंजेस आएंगे। आप डरते क्यों हो? आपको ऐसा क्यों लगता है ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस नहीं आएंगे? आएंगे, तो उसको नॉर्म मान लो। तो 5 वर्ड कौन से हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज, वर्ड याद रख लेना, चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज। पहला, टॉप से चालू होगा, नेसेसरी भी है, डिजायर्ड भी है, डिसरप्शन को रिड्यूस करना है, कम्युनिकेशन को एनकरेज करना है और चेंज मैनेजमेंट, चेंज को नॉर्म मान के चलना है एक्सेप्शन की जगह। एक्सेप्शन कभी कभार आएगा, ऐसा नहीं, हमेशा आएगा भाई, तैयार है, क्यों नहीं आएगा चेंज? नॉर्म मान के चलो, खून में डाल दो उसको। अगला, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, मतलब इस अटेम्प्ट में तो आना ही आना है चेंज मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन, तो जितने भी पढ़ाए आप पढ़ लेना। मैं आपको एक बार यहां तक का रिवाइज भी करा देता हूं, मैंने कौन कौन से मेन बातें बताई। सबसे पहला तो आपको चेंज का प्रोसीजर, ये तो बहुत जरूरी है, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। फिर उसके बाद क्या करोगे, जल्दी से बताओ, शेड विजन लगाओगे और फिर इंप्लीमेंट कर दोगे। फिर एक कर्ट लुईन ने चेंज का मॉडल दिया जिससे आपका मॉडल चेंज लंबा चले। उसने क्या बोला, ढक्कन खोलो, सामान डालो, अनफ्रीजिंग, और फिर क्या करो, नई सिचुएशन दिमाग में डाल दो और फिर वापस से रीफ्रीज कर दो। बट जब नई सिचुएशन डालेंगे तो एचसी कैलमैन ने कहा रुको मैं तरीका बताता हूं, फोड़ो फोड़ो, कंप्लायंस कराओ। फिर अगला, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन एक रोल मॉडल, शर्मा जी का लड़का, और अगला इंटरनलाइजेशन, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ चेंज लाना पड़ेगा, और फिर रीफ्रीजिंग। फिर अगला क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन आया दोस्तों ये, चेंज मैनेजमेंट के 4 एसेंशियल्स जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चाहिए। और फिर क्या आया, चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी, टॉप से चालू होगा, नेसेसरी और डिजायर्ड है, डिसरप्शन रिड्यूस होगा, एनकरेज होगा कम्युनिकेशन, और नॉर्म्स मानो ना कि एक्सेप्शन। और अगला, मैनेज करने के लिए, चेंज को मैनेज करने के लिए क्या करे, तो पहला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे क्या आउटकम आएंगे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, पहले ही सबको बता दो। अगला, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट, तो हमेशा 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 कम्युनिकेट करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी करना है उससे पहले आपको रूटीनली और ऑनेस्टली सबसे डिस्कस करना पड़ेगा, अदरवाइज चेंजेस नहीं आएंगे। और बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, मतलब मान के चलो कि लोग मना करेंगे, चेंज नहीं लाना, बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, अब तैयार रहो कि उनसे डील कैसे करना है। अगला, हौले 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 सुना होगा तुमने ऐसा गाना, तो ग्रेजुअली लगाओ, एकदम से मत लगाओ, ठीक है? तो स्लोली 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 स्लोली, आपने सुना है, उम्मीद करता हूं सुना होगा। इम्प्लीमेंट करो ग्रेजुअली, एकदम से मत करो, धीरे धीरे, ओले 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 इंक्रीज लगाओ, ठीक है? एकदम से मत लगाओ। अगला, सबको ट्रेनिंग दो और सबको असिस्टेंस दो, तो बहुत आसान हो गए। तो पहला क्या हो गया, क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो बताओ। अगला, हमेशा कम्युनिकेट करो, रेजिस्टेंस के लिए तैयार हो, रेजिस्टेंस तो आएंगे सामने से, मतलब लोग मना करेंगे नहीं लगाना, वो तो होना ही है। फिर अगला, हौले हौले हौले, स्लोली स्लोली,
इम्प्लीमेंट करो धीरे धीरे, एकदम से मत करो। और अगला, ऑफर करो असिस्टेंस और ट्रेनिंग, जिसको चाहिए नए प्रोसीजर सीखने हैं, सॉफ्टवेयर सीखना है, आ जाओ दोस्तों, हम सिखाने को तैयार है, बट चेंज लाने के लिए मना मत करो। एंड फाइनल टॉपिक फॉर द टुडे, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अब इसका सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बचा है, और चैप्टर 2 का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, तो एक क्लास के अंदर सारा आ जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा होगा फाइनल क्लास फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आ जाओ, पहले आता है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या है, जो फर्म को एक डायरेक्शन दिलवाती है, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग विजन करती है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके देते हैं, और क्या करते हैं बताते हैं, ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, इंस्पायर करता है स्टाफ को जिससे चेंजेस ला सके। यही तो है दोस्तों, कौन, चेंज एजेंट। वर्ड आया था ना ऊपर, यही लोग तो हैं चेंज एजेंट। कहता है अब इस स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, चेंजेस लाने में मदद करता है, डायरेक्शन देता है, कम्युनिकेट करता है, डेवलप करता है विजन। यही तो है लीडर। ओहो, एकदम मूवी वाला सीन बन गया। कौन है लीडर, जो इंस्पायर करेगा, जो चेंज लेके आएगा, जो स्ट्रेटेजी बना के देगा, जो विजन कम्युनिकेट करेगा, जो विजन डेवलप करेगा, जो डायरेक्शन देगा, वही तो है कौन, लीडर। लीडर जब वो मैनेजर होता है तो उसको ऐसे ऐसे काम करने पड़ सकते हैं, बहुत बुरे बुरे काम हैं दोस्तों। विजनरी होगा, चीफ एंटरप्रेन्योर होगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कल्चर बिल्डर होगा, रिसोर्स एक्वायरर होगा, कैपेबिलिटी बिल्डर होगा, प्रोसेस इंटीग्रेटर होगा, क्राइसिस मैनेजर होगा, स्पोक्स पर्सन होगा, नेगोशिएटर होगा, मोटिवेटर होगा, आर्बिट्रेटर होगा, पॉलिसी मेकर होगा, पॉलिसी एनफोर्सर होगा, चीयर लीडर भी होगा दोस्तों, हेड चीयर लीडर। ठीक है, तो ये सारे काम एज अ मैनेजर आपको करने पड़ेंगे जब आप लीडर का काम कर रहे हो। आपको पता है लीडर चेंज एजेंट का काम भी करता है, जिससे चेंज आ सके और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके। ये पूरी डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक लीडर की। अब स्ट्रेटेजिक लीडर में 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, भाई के रोल, दूसरा भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 2 टाइप की लीडरशिप। खत्म, लीडरशिप भी खत्म। बस 3 चीजें बनेगी, बहुत आसान है। सबसे पहला, रोल। आप अगर टॉप पे बैठे हो, स्टेइंग ऑन द टॉप, तो आपका काम है आप हर चीज को मॉनिटर करो, प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करो, और देखो कि कहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको सही करो। तो ये आप स्टेइंग ऑन द टॉप। प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ स्पिरिट दी कॉप्स, मतलब यूनाइटी लेके आओ, यूनिटी लेके आओ, यूनिटी लेके आओ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे लेके आओगे, मोबिलाइज करो, एनर्जाइज करो सारे रिसोर्सेज को, सबको एक जगह लाओ, सबको मोटिवेट करो, सबको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ धकेलो दोस्तों। तभी क्या होगा, स्पिरिट दी कॉप्स की भावना लेके आओगे, यूनिटी लेके आओगे। अगला, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू द चेंज कंडीशंस। चेंज कंडीशंस आ रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव रखो। ऐसा नहीं चेंज आके चले गए, हम देख रहे कहाँ क्या, वो कहाँ पहुंच गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं, चेंज आ रहे हैं तो आप उसको रिस्पॉन्सिव रखो, पता लगाओ कि हाँ चेंज आ रहे हैं, हमारे काम के हमें भी लाने पड़ेंगे, सारे काम करो। ठीक है, तो इनोवेटिव आइडियाज लेके आओ, और देखो कॉम्पिटेटिव रहना है, कॉम्पिटेंसी रहना है, अपनी कैपेबिलिटीज ऐसी डेवलप करो जिससे आप आराम से चेंजेस लेके आ सको, और आपको पता चले कुछ इनोवेशन हो रहा है तो आप भी लेके आओ। ठीक है, एथिकल लीडरशिप दिखाओ दोस्तों। और अगला, करेक्टिव एक्शंस लो, एग्जीक्यूशन के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। तो क्या क्या काम है, टॉप पे बैठे हो तो सबको मॉनिटर करो, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको सॉल्व करो। अगला, कल्चर दी स्पिरिट दी कॉप्स वाला मोटिवेशन लेके आओ, यूनिटी लेके आओ। अगला, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिव रखो, किसके लिए, चेंजिंग कंडीशंस के लिए। एथिकल लीडरशिप दिखानी है और करेक्टिव एक्शंस लेने हैं अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो। ये आपके रोल्स है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको पॉलिसीज बनानी है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको लोगों को मैनेज करना है, चेंज को मैनेज करना है, तभी तो आपका नाम है चेंज एजेंट। चेंज एजेंट आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, सस्टेन करना है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा बनाना है, ऐसा नहीं आते जाते एक दूसरे को गालियां निकाल के जा रहे हैं, आते जाते किसी को चढ़ के जा रहे हैं, कैसी है भाई, तो ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्रिएट एंड सस्टेन करना है अच्छा स्ट्रॉन्ग कल्चर। और ये भी होता है स्ट्रॉन्ग कल्चर का, सब एक दूसरे की इज्जत करे, सब कुछ ढंग से फॉलो करे। ऐसा ना हो कोई 2 नंबर का काम कर जाए दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ब्लैक मनी का काम कर जाए। तो बहुत ढंग से कल्चर बनाना है, वो छेड़ने वाली बात तो बेकार थी। ठीक है, फिर सस्टेन करना है हाई परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। जो हाई परफॉर्मेंस है उसको सस्टेन करके रखनी है, ऐसा नहीं हाई परफॉर्मेंस लेके आए वापस से लो परफॉर्मेंस हो गए, नहीं, सस्टेन करना है। इंपॉर्टेंट अगेन, मोस्ट 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 7 सितारे जड़ लो, ये आएगा।
क्या है, वापस से बोलता हूँ, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, पॉलिसीज़ बनानी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना है, चेंज को मैनेज करना है, क्रिएट करना है, सस्टेन करना है कॉरपोरेट कल्चर, और सस्टेन करनी है हाई परफॉर्मेंस। अब दोस्तों, दो टाइप की लीडरशिप होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल और एक ट्रांजेक्शनल। दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं क्या करूं, हर क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट बोलना पड़ रहा है, माफ़ी चाहता हूं, बट इंपॉर्टेंट है तो सही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो सही, तो एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, एक है ट्रांसफॉर्मेशनल और एक है ट्रांजेक्शनल। दोस्तों आप समझो, अगर आपका नया बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस डूबता हुआ है, तो आपके पास कोई एम्प्लॉय रुकेगा नहीं। आपको एम्प्लॉय को रोकना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको सपने दिखाने पड़ेंगे, उसको एकदम एनक्यू बनाना पड़ेगा, एकदम काम करने के लिए पागल बनाना पड़ेगा, पगलू बनाना पड़ेगा उसको। पैसों से काम नहीं होगा, अब उसको समझाना पड़ेगा, ओ देख भाई मेरे से जुड़ा रहे, देख अपन ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। वो पूछेगा आज को, आज तो कहीं नहीं, आज तो जमीन पे है। आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, पैसों से काम नहीं चलेगा। और जब मोटिवेट करके किसी में हवा भरनी हो ना दोस्तों, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। तो अगर आपको किसी एम्प्लॉय में हवा भरनी है कि अय कहाँ पहुंच जाएंगे अपन तो सोच नहीं सकता, दोनों भाई, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, दोस्तों ऐसा समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, गले में हाथ डाल के घूमना पड़ेगा, वरना भाग जाएगा वो। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा साथ में एम्प्लॉयज का, वरना भाग छूटेंगे दोस्तों। तो पैसों से काम नहीं चलेगा, साथ में घूमना पड़ेगा, रात को दारू पीनी पड़ेगी साथ में। दोस्तों दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो अगर आपका शुरुआत में वेरी स्टार्ट है आपकी लाइफ साइकिल, या फिर टर्बुलेंट एनवायरनमेंट्स है, पुअर परफॉर्मिंग है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर दोस्तों आपको उनको एनक्यू बनाना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। पैसे से नहीं होगा दोस्त, इस टाइम एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा, उनको सपने दिखाने पड़ेंगे, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग की खोपड़ी घुमा देनी, अरे यार इसके साथ तो रहना पड़ेगा, इसके साथ नहीं रहे तो फिर किसके साथ रहे। पर्सनल सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा दोस्तों, इसका मतलब नहीं पता मुझे, ठीक है। अरे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मतलब सामने वाले को फील दिखाना, देख देखो राजा बना दूंगा मैं, ठीक है। अगला देखो, इंस्पायर करना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, मिशन में लेके आना पड़ेगा। देखिए मिशन है, उसको ड्रीम दिखानी पड़ेगी, विजन दिखाना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा दोस्तों, उसको इनोवेशन प्रमोट कराने पड़ेंगे। तुम समझ रहे हो, कुल मिला के उसके गले में हाथ डाल के घूमना पड़ेगा दोस्तों, वरना भाग छूटेगा वो। और ऐसा क्यों करना पड़ जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत टर्बुलेंट है। कोविड आ गया, कोविड में सब भाग रहे थे, कोई नौकरी नहीं कर रहा था उसको, देख आजा, कोविड क्या है, आज है कल चला जाएगा, वेव 1 है, वेव 2 आएगी, वेव 3 आएगी, ये तो आती रहेगी, काम तो करना पड़ेगा दोस्त। तू नहीं, अभी नहीं आएगा तो कब आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ने तेरे को जिंदगी भर पाला है, पोसा है, अभी तू नहीं आएगा तो कैसे काम चल। उसको रुला दो दोस्त, एकदम रुला दो उसको। यही है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। और जब बात होती है आपकी कंपनी एकदम सेट है दोस्तों, ट्रांजेक्शनल करना पड़ेगा आपको। जब आपकी कंपनी एकदम सेट है, एकदम ढंग से सेट है आपकी, एकदम एनवायरनमेंट स्टैटिक है, आपकी मेच्योर इंडस्ट्री है, सब कुछ सेट है, तो फिर आप जब उनसे काम कराओगे ना, उसको क्या काम करेगा नहीं करेगा, ए तो उसको रिवॉर्ड्स दो। काम नहीं करेगा तो फोड़ो, उसको फोड़ो मारो, एक काम नहीं करेगा तो पनिशमेंट है। तो इसमें होता है रिवॉर्ड सिस्टम। डिजाइन सिस्टम एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी आर मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद इंप्रूविंग द करंट सिचुएशन। इसमें करंट सिचुएशन को सुधारना है, एग्जिस्टिंग कल्चर, बिल्ड ऑन दी एग्जिस्टिंग जो कल्चर है उसी में काम करना है, और करंट प्रैक्टिसेस को एनहेंस करना है, नई प्रैक्टिसेस नहीं जोड़नी। वो तो किस में जोड़नी होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल में, ठीक है। और फिर इसमें रिवॉर्ड्स दो, मोटिवेट करो, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करो, पेनल्टीज लगाओ अगर काम नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब आप मेच्योर हो तो ट्रांजेक्शनल, और जब आपकी नई फर्म है तो ट्रांसफॉर्मेशनल, आप गिर रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशनल, आप खड़े हो तो ट्रांजेक्शनल। तो दोस्तों इसी के साथ कंप्लीट होता है अपनी सेकंड क्लास भी। अब अपने पास बचे हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, एंड देन खत्म चैप्टर। कितना आसान हो गया, आप एक बार जाके देखो, 5A करो, 5B करो, मौज ही मौज हो गई दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फाइनल क्लास एंड FM की फर्स्ट क्लास। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।